नाउ टुडे आई विल बी डीलिंग विद सेट ऑफ. ठीक है, तो पहले जरा हम लोग रूल 6 पढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है. और ध्यान रखिए, ऑर्डर 8 के रूल 6 में जो सेट ऑफ है उसे क्या कहते हैं? लीगल सेट ऑफ. ये लीगल सेट ऑफ है. सेट ऑफ दो तरीके के होते हैं, एक लीगल और एक इक्विटेबल. अब पहले लीगल सेट ऑफ बता दूं, फिर मैं इक्विटेबल सेट ऑफ बताऊंगा. पहले देखते हैं रूल 6 क्या कंडीशंस बता रहा है जो सेट ऑफ के लिए नेसेसरी है. रूल 6 इज सेइंग दैट वेयर इन अ सूट for recovery of money, mark the words recovery of money, the defendant claims to set off against the plaintiff's demand any ascertained sum of money legally recoverable by him from plaintiff not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court, and both parties fill the same character as they fill in the plaintiff's suit, the defendant may, at the first hearing of the suit, but not thereafter, unless permitted by the court, present a written statement containing the particulars of the debt sought to be set off. Effect of set off. The written statement shall have the same effect as a plaint in a cross suit, so as to enable the court to pronounce a final judgment in respect of both of the original claim and of the set off. But this shall not affect the lien upon the amount decreed of any pleader in respect of the cost payable to him under the decree. Now, Subrule 3 says that the rules relating to written statement by the defendant apply to the written statement in answer to the claim of set off. तो देखिए, जो सेट ऑफ का अफेक्ट होता है उसको एक क्रॉस सूट की तरह ट्रीट किया जाता है. ठीक है, और अब वो सेट ऑफ अगर डिफेंडेंट प्लीड कर रहा है तो सेट ऑफ के खिलाफ प्लेंटिफ को रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है, क्योंकि प्लेंटिफ वुड बी द वन हु विल बी आंसरिंग द क्लेम टू अ सेट ऑफ. तो अगर वो सेट ऑफ का क्लेम आंसर कर रहा है तो उसके ऊपर रूल्स ऑफ प्लीडिंग जो रिटन स्टेटमेंट पे अप्लाई करते हैं वो उसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे. ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है? ये क्रॉस सूट माना जाता है. ठीक है, इसका इफेक्ट होता है क्रॉस सूट का. तो इसका मतलब जब डिफेंडेंट सेट ऑफ प्लीड कर रहा है तो वो पार्ट ऐसा माना जाता है कि जैसे डिफेंडेंट की वो प्लेंट हो. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज ट्रीटेड एज अ क्रॉस सूट. तो उस सिचुएशन में अगर रिटन स्टेटमेंट में सेट ऑफ है तो सेट ऑफ का इफेक्ट होता है कि एज इफ इट इज अ प्लेंट इन अ क्रॉस सूट. ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता है. वही आपको सब रूल 2 बता रहे हैं कि वो उसका इफेक्ट होगा. अब ये जो प्रोविजन है ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो जरा बेयर एक्ट के इंग्रेडिएंट्स मार्क कर लीजिए. अब आपने रिकवरी ऑफ मनी तो मार्क कर लिया, फिर असर्टेन सम ऑफ मनी मार्क करिए जो रूल 6 में लिखा है, फिर लीगली रिकवरेबल मार्क करिए, नॉट एक्सीडिंग द पेक्यूनरी लिमिट्स मार्क करिए, सेम कैरेक्टर मार्क करिए, बोथ पार्टी शुड फिल द सेम कैरेक्टर एज इन द प्लेंटिफ सूट, एट द फर्स्ट हियरिंग बट नॉट आफ्टरवर्ड्स अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट मार्क करिए. ये कीवर्ड्स हैं, इसीलिए बेयर एक्ट में मार्क करवा रहा हूँ ये वाले टर्म्स. ये कीवर्ड्स हैं, सो एवरी टाइम यू विल लुक एट योर बेयर एक्ट दिस कीवर्ड शुड बी इन योर माइंड. तो हमें क्या कंडीशन मिल जाती है सेट ऑफ की? दैट द सूट मस्ट बी फॉर रिकवरी ऑफ मनी. फिर सेकेंडली द सम ऑफ मनी शुड बी असर्टेन्ड. थर्डली the sum must be legally recoverable. It should not be barred by any law. Fourthly, it must be recoverable by the defendant or by all the defendants if they are more than one. Fifthly, it must be recoverable by the defendant from the plaintiff or from all the plaintiffs if they are more than one. Illustration G और F इन दोनों पॉइंट्स को एलैबोरेट करेंगे. मैं उस पर अभी बाद में आऊंगा इलस्ट्रेशन पे, पर अभी ये कंडीशंस अभी आप लिखिए जो फर्स्ट से लेके 5th तक बताइए. Sixthly, it must not exceed the pecuniary jurisdiction of the court in which the suit is brought. And seventhly, both parties must fill in the defendant's claim to set off the same character as they fill in the plaintiff's suit. जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी सेट ऑफ कैन बी सेड टू बी सक्सेसफुली प्लीडेड. अब सेट ऑफ का इफेक्ट क्या होता है? देखिए, सेट ऑफ में 2 सूट होते हैं. ठीक है, इफेक्ट ऐसा होता है कि जैसे कि 2 सूट हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि सेट ऑफ में सेपरेट सूट नंबर नहीं दिया जाता, पर उसका इफेक्ट ऐसा ही होता है कि जैसे कि वो सेपरेट सूट हो, उसको सेपरेट सूट की तरह ट्रीट किया जाता है. तो मान लीजिए अगर प्लेंटिव अपना क्लेम प्रोसिक्यूट करे ही नहीं,
वो मान लीजिए अपीयर ही ना हो, तब भी डिफेंडेंट ने जो सेट ऑफ प्लीड किया है उस पर सुनवाई होगी और कोर्ट उस पर भी जजमेंट दे सकता है। तो अगर डिफेंडेंट ने प्रूव कर दिया द क्लेम ऑफ सेट ऑफ, देन द डिक्री मे बी पास्ड इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट इफ ही इज एबल टू प्रूव हिज क्लेम। अब प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेट ऑफ क्या होगी? देखिए, एग्जाम में आप लिखिएगा दैट सेट ऑफ means a claim set up against another. It is a cross claim which partly offsets the original claim. It is an extinction of debts of which two persons are reciprocally debtors to one another by the credits of which they are reciprocally creditors to one another. Where there are mutual debts between the plaintiff and the defendant, then in that scenario, one debt may be settled against the other provided the conditions laid down in Rule 6 for the legal set off are satisfied. ठीक है, ये आपको लिखना है because examiners are expecting that definition. So write it down somewhere. तो आप जानते हैं अगर आपने सेट ऑफ सक्सेसफुली प्लीड कर लिया तो जो भी प्लेंटिफ का क्लेम है या तो उसके खिलाफ डिफेंडेंट का क्लेम एडजस्ट होगा या इट विल वाइप आउट और रिड्यूस द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ ऑल टुगेदर इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। तो ये जो सेट ऑफ की जो प्ली है ना, इट इज इन नेचर ऑफ अ डिफेंस। राइट इट डाउन समवेयर दैट द प्ली ऑफ सेट ऑफ इज इन अ नेचर ऑफ डिफेंस। व्हाई? Because if the plea of set off is successfully pleaded by the defendant, the effect would be that set off would be adjusted against the plaintiff's claim, or it may even wipe out the claim of the plaintiff in a suit for recovery of money. Now let us have a look at the illustration. ठीक है, illustration भी important है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं as it is. So the illustration A reads of Rule 6 that A bequeaths rupees 2000 to B and appoints C as his executor and residuary legatee. B dies and D takes out the administration to B's effect. C pays rupees 1000 as surety for D, then D sues C for the legacy. Now C cannot set off the debt of rupees 1000 against the legacy, for neither C nor D fill the same character with respect to the legacy as they fill with respect to the payment of rupees 1000. सेट ऑफ की एक क्या कंडीशन आपने पढ़ी थी कि बोथ पार्टीज मस्ट फिल द सेम कैरेक्टर एज दे फिल इन द प्लेंटिफ सूट। ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई, दैट इज व्हाई इन द इलस्ट्रेशन द सेट ऑफ कैन नॉट बी प्लीडेड इन इलस्ट्रेशन ए। फिर इलस्ट्रेशन बी पे आ जाइए। इट सेज ए डाइज इंटेस्टेट एंड इन डेब्ट टू बी। इंटेस्टेट का मतलब है विदाउट विल। C takes out the administration to A's effect and B buys the part of those effects from C. In a suit for purchase money by C against B, the latter cannot set off the debt against the price, for C fills two different character, one as a vendor to B in which he sues B, and other as a representative for A. So here again is a situation where that condition that the both parties should fill the same character is not being satisfied. That is why the set off cannot be pleaded here. The next condition is, let us have a look at the next illustration. Illustration C says, A sues B on a bill of exchange. B alleges that A has wrongfully neglected to ensure B's good and is liable to him in compensation, which he claims to set off. The amount not being ascertained cannot be set off. अब आपने रूल 6 में क्या कंडीशन पढ़ी थी? That the sum of money should be ascertained. यहाँ पे sum of money ascertained नहीं है. That is why under illustration C, the set off cannot be pleaded. वैसे ही have a look at illustration D. It says A sues B on a bill of exchange for rupees 500.
B holds a judgment against A for rupees 1000. The two claims being both definite pecuniary demands may be set off. ठीक है, यहाँ पे सारी कंडीशन सेट ऑफ की कंप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे सेट ऑफ सक्सेसफुली प्लीड हो सकता है. ठीक है, ए के पास बिल, ए बी को सू करता है फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज 500. बी के पास ऑलरेडी जजमेंट है अगेंस्ट दी ए फॉर रुपीज 1000 फॉर द रिकवरी ऑफ रुपीज 1000. दोनों क्लेम एक डेफिनाइट पेक्यूनरी डिमांड्स हैं, यहाँ पे सेट ऑफ प्लीड हो सकता है सक्सेसफुली. ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन ई. इलस्ट्रेशन ई में लिखा है A sues B for compensation on account of trespass. B holds a promissory note for rupees 1000 from A and claims to set off that amount against any sum that A may recover in the suit. B may do so for as soon as A recovers both sums are definite pecuniary demands. तो इलस्ट्रेशन ये कह रहा है कि जैसे ही वो रिकवर करेगा तो वो एक डेफिनेट डिमांड बन जाएगा, वो एक असर्टेन सम ऑफ मनी बन जाएगा, तब सेट ऑफ की कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी. फिर दोनों सम एक असर्टेन मनी के लिए हो जाएंगे, क्योंकि बी होल्ड्स अ प्रॉमिसरी नोट ऑफ रुपीज 1000 फ्रॉम ए, और ए का जो क्लेम है कंपनसेशन फ्रॉम अकाउंट ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेसपास, अगर कोर्ट उसके फेवर में डिक्री ग्रांट करेगा तो इवेंचुअली वो फिक्स भी तो करेगा अमाउंट ऑफ कंपनसेशन. तो जब वो फिक्स करेगा तो बोथ द सम वुड बी असर्टेंड. तो जब वो असर्टेंड हो जाएंगे देन द सेट ऑफ कैन बी सक्सेसफुली प्लीडेड. ठीक है, इस सिचुएशन में भी सेट ऑफ वुड बी सक्सेसफुल. लेट अस हैव अ लुक एट इलस्ट्रेशन एफ. ए एंड बी सू सी फॉर रुपीज 1000. C cannot set off a debt due to him by A alone. Why? मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जो सेट ऑफ का जो सम है विच इज रिकवरेबल बाय द डिफेंडेंट, तो अगर प्लेंटिफ एक से ज्यादा है तो सारे प्लेंटिफ से रिकवर होना चाहिए. ठीक है, इट मस्ट बी रिकवरेबल फ्रॉम ऑल द प्लेंटिफ्स इफ देयर इज मोर देन वन. वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. That is why in illustration F, C cannot set off a debt due to him by A alone. अब अपनी बेयर एक्ट में ये वाली जो इलस्ट्रेशन है इसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस वाली इलस्ट्रेशन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक और इंग्रेडिएंट ले डाउन कर रहा है. वैसे ही इलस्ट्रेशन जी भी है. इलस्ट्रेशन जी कहता है A sues B and C for rupees 1000. B cannot set off a debt due to him alone by A. Why? मैंने आपको एक और कंडीशन बताई थी कि the sum of set off is recoverable by the defendant, then it should be recoverable by all the defendants if there is more than one defendant. ठीक है, these were the two extra conditions that I told you basing on that illustration. The two extra conditions along with the conditions that were laid down in the Bayer Act were that if the sum of set off is recoverable by the defendants, then it should be recoverable by all the defendants if there is more than one. And the other is basing on illustration F, that if the sum of set off is recoverable by defendant from the plaintiff, then if there is more than one plaintiff, then that sum should be recoverable as against all the plaintiffs. ठीक है, if there is more than one. ये दोनों ingredients are basing on the illustrations that has been given in the Bayer Act, namely illustration F and G. Now let us have a look at the next illustration, that is illustration H. उसमें लिखा है A owes a partnership firm of B and C rupees 1000. B dies, leaving C surviving. A sues C for a debt of rupees 1500 due in a separate character. C may set off the debt of rupees 1000. ठीक है, सो दैट वाज द फाइनल इलस्ट्रेशन. मेन चीज जिस पे आपको फोकस करनी है वो है इलस्ट्रेशन जी और इलस्ट्रेशन एफ, बिकॉज दे ले डाउन अ न्यू इंग्रेडिएंट. और बाकी के इलस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया कि वन एंड द अदर कंडीशन वाज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ लीगल सेट ऑफ, दैट इज व्हाई द सेट ऑफ कुडंट बी सक्सेसफुली प्लीडेड इन दो सिचुएशंस. ठीक है, अब नेक्स्ट होता है क्या कहते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ. अब आप सोच रहे होंगे कि लीगल सेट ऑफ तो हो गया, ये इक्विटेबल सेट ऑफ कहाँ है? इक्विटेबल सेट ऑफ तो कहीं यहाँ पे दिया ही नहीं है. मतलब ऑर्डर रेट पूरा आप छान दीजिए, आपको नहीं मिलेगा इक्विटेबल सेट ऑफ.
तो इक्विटेबल सेट ऑफ है आखिर कहाँ पे? इक्विटेबल सेट ऑफ मिलेगा आपको ऑर्डर 20 के रूल 19 में। अब जरा रूल 19 हम लोग पूरा पढ़ देते हैं ऑर्डर 20 का, ठीक है? ऑर्डर 20 का रूल 19 कहता है कि where the defendant has been allowed a set off or counter claim against the claim of the plaintiff, the decree shall state what amount is due to plaintiff and what amount is due to defendant, and shall be for recovery of any sum which appears to be due to either party. Then it states any decree passed in the suit in which set off or counter claim is claimed shall be subject to the same provision in respect of appeal to which it would have been subject if no set off or counter claim had been claimed. Finally, it says provision of this rule shall apply whether the set off is admissible under rule 6 of order 8 or otherwise. जब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी इक्विटेबल सेट ऑफ नहीं बोला गया है, पर ध्यान से पढ़िए, जो फाइनल लाइन लिखी है वो कहता है कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल है चाहे सेट ऑफ एडमिसिबल हुआ हो रूल 6 ऑफ ऑर्डर 8 में और अदरवाइज। ये जो और अदरवाइज है ना, इट इज द रिकॉग्निशन दैट द इक्विटेबल सेट ऑफ इज एप्लीकेबल इन द केसेस ऑफ इंडिया। इंडिया में जो इंडियन कोर्ट्स हैं, दे आर बोथ द कोर्ट्स ऑफ लॉ एंड इक्विटी। इंग्लैंड की तरह वहां पे डिवीजन नहीं है बिटवीन द कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ एंड द कोर्ट ऑफ चैंसरी डिवीजन, या विच वी कॉल्ड द कोर्ट्स ऑफ इक्विटी। इंडिया में जो कोर्ट्स हैं, दे एम्ब्रेस द कैरेक्टर ऑफ बोथ लॉ एंड इक्विटी। इंडियन कोर्ट्स आर बोथ ऑफ लॉ एंड इक्विटी। तो ये जो लाइन है ना, जो आपने लास्ट में पढ़ी कि इट इज एप्लीकेबल whether the set off is admissible under order 8 or otherwise, ये जो और otherwise है, it is the recognition of equitable set off. So you get an idea that the set off under rule 6 is not exhaustive. इससे हमें ये भी पता चलता है कि set off is not exhaustive under rule 6. वो legal set off है। जो rule 6 में set off है वो legal set off है, पर there is another type of set off that is equitable set off. अब पहले आप एक डिस्टिंक्शन लिख लीजिए लीगल और इक्विटेबल सेट ऑफ में, जो एग्जाम में आती है, क्योंकि पहले वो वाला पार्ट कवर करवा दें, फिर मैं इस पे एलैबोरेट करूंगा। फर्स्ट इज, राइट इट डाउन, लीगल सेट ऑफ मस्ट बी फॉर एन असर्टेन सम ऑफ मनी, इक्विटेबल सेट ऑफ मे बी अलाउड इवन फॉर एन अनअसर्टेन सम ऑफ मनी। इक्विटेबल सेट ऑफ जो है वो अनअसर्टेन सम के लिए भी अलाउ किया जा सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस, legal set off can be claimed as of right and the court is bound to entertain and adjudicate upon it. Equitable set off on the other hand cannot be claimed as of right and the court has a discretion to refuse to adjudicate upon it. ठीक है, क्योंकि इक्विटी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो उसके हिसाब से कोर्ट अपना डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करता है। इक्विटी है तो इक्विटेबल बेसिस पे ही अपना डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करेगा। नेक्स्ट डिफरेंस, in a legal set off it is not necessary that the cross demand arise out of the same transaction. Equitable set off can only be allowed when the cross demand arise out of the same transaction. देखिए legal set off में ये जरूरी नहीं होता है कि क्रॉस डिमांड्स एक ही ट्रांजैक्शन से अराइज हो, पर इक्विटेबल सेट ऑफ में ये जरूरी होता है दैट द क्रॉस डिमांड शुड अराइज आउट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, अदरवाइज यू कैन नॉट क्लेम इक्विटेबल सेट ऑफ। देन in a legal set off, it is necessary that the amount claimed as set off must be legally recoverable and not barred by law of limitation. मतलब, in other words, it shouldn't be time barred. A claim by the way of equitable set off may be allowed even if it is time barred when there is a fiduciary relationship between the parties. तो जब पार्टीज के बीच में अगर fiduciary relationship है तो इक्विटेबल सेट ऑफ के यूज से एक टाइम बार्ड क्लेम भी रिकवर कराया जा सकता है। इन दैट वे इक्विटेबल सेट ऑफ इज मोर स्ट्रॉन्गर देन लीगल सेट ऑफ। नेक्स्ट इज, अ लीगल सेट ऑफ विल रिक्वायर अ कोर्ट फी टू बी सबमिटेड बट नो कोर्ट फी इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ। लीगल सेट ऑफ में आपको कोर्ट फी जमा करनी होती है, इक्विटेबल सेट ऑफ में नहीं। तो ये तो हो गए कुछ डिफरेंसेस जो आपको एग्जाम में लिखने होंगे और एग्जाम में आएंगे भी, एक्सपेक्ट देम। तो मैं थोड़े आपको और रूल्स बताता हूँ। जैसे कि अगर एग्जीक्यूशन होता है ऐसी डिक्री का
जिसमें an application is made to the court for execution of such a decree under which two parties are entitled to recover a sum of money from each other, then you have to go in accordance with the rule 19 of order 21. तो एक बार order 21 का rule 19 देख लीजिएगा कि अगर एक ही केस में a decree is passed under which two parties are entitled to recover a sum of money against each other as in the case of set off. तो rule 19 आपको बताता है कि if two sums are equal, satisfaction for both shall be entered upon the decree, and if the two sums are unequal, execution may be taken out only by the party entitled to the larger sum, and for so much only as remains after deducting the smaller sum, and the satisfaction for the smaller sum shall be entered upon the decree. So there you have it. Now you know how such decree would be executed. अगर रूल 19 पढ़िएगा ऑर्डर 21 में, तो रूल 18 भी देख लीजिएगा, एग्जीक्यूशन इन द केस ऑफ क्रॉस डिक्रीज. ठीक है, लेकिन जो रूल 18 है वो उस सिचुएशन में अप्लाई करता है व्हेन द क्रॉस डिक्रीज आर ऑब्टेन्ड इन सेपरेट सूट्स फॉर द पेमेंट ऑफ two sums of money passed between the same parties, and the decree should be capable of execution, etc. etc. उसमें थोड़ी conditions हैं that has to be complied with. तो 18 और 19 को दोनों पढ़ लीजिएगा. 19 स्पेसिफिकली सेट ऑफ के बेसिस पे होगा. ठीक है, रूल 19 जो है वो स्पेसिफिकली सेट ऑफ के केस में अप्लाई करेगा. सो व्हेनेवर यू आर मेंशनिंग सेट ऑफ, जब एग्जीक्यूशन की उसकी बात करेंगे तो ऑलवेज मेंशन ऑर्डर 21 रूल 19. ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जामिनर को एग्जीक्यूशन के भी बारे में बता देते हैं बेयर एक्ट से, तो उसको लगता है कि यू हैव द मास्टरी ओवर बेयर एक्ट, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और ज़्यादा नंबर मिलते हैं. तो अपनी बेयर एक्ट में ऑर्डर 8 रूल 6 के पास लिख लीजिएगा टू बी रेड विद ऑर्डर 21 रूल 19 एंड ऑल्सो ऑर्डर 20 रूल 19. वाई ऑर्डर 20 रूल 19? क्योंकि इक्विटेबल सेट ऑफ है उसमें, है ना. अब जरा इक्विटेबल सेट ऑफ के बारे में कुछ खास बातें मैं करता हूं आपसे. देखिए, जो इक्विटेबल सेट ऑफ होता है दैट कैन ओनली बी अलाउड व्हेन द क्रॉस डिमांड्स अराइज आउट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो द इक्विटी इज इन फेवर ऑफ द पार्टी विच इज इन्वोकिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ. ठीक है, ध्यान रखिएगा, इक्विटेबल सेट ऑफ तभी क्लेम किया जा सकता है व्हेन द क्रॉस डिमांड्स अराइज आउट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने in case of Bhupendra Narayan Singh versus Bahadur Singh makes expressly बोला था कि the nature of equitable set off is not available when the cross demands do not arise out of the same transaction. A wrongdoer who has wrongfully withheld monies belonging to another cannot invoke any principle of equity in his favor and seek to deduct therefrom the amount which may have fallen due to him. There would be nothing improper or unjust in telling the wrongdoer to undo his wrong and not to take advantage of it. मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्रॉस डिमांड एक ट्रांजैक्शन से अराइज होनी चाहिए और दूसरा जो पर्सन इन्वोक कर रहा है द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ, उसके फेवर में इक्विटी ही होनी चाहिए. ऐसा ना होना चाहिए कि वो खुद ही रॉन्ग डूअर है, क्योंकि इक्विटेबल कंसिडरेशंस जो होते हैं दे आर बेस्ड ऑन जस्टिस एंड गुड कंसायंस. तो जैसे कुछ रूल्स हैं दैट ही who seeks equity must do equity, he should come to the court with clean hands, etc etc. तो ये जो सारी सिचुएशन है ना, ये एकदम सारी उसके फेवर में होनी चाहिए जो इक्विटेबल सेट ऑफ प्लीड कर रहा है. अगर क्रॉस डिमांड सेम ट्रांजैक्शन से नहीं अराइज हुई तो इक्विटेबल सेट ऑफ अलाउ नहीं होगा. और सेकेंडली, अगर चलिए क्रॉस डिमांड सेम ट्रांजैक्शन से अलाउ हो जाती है, मान लीजिए पहला कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लेते हैं, लेकिन फिर पाया गया कि आपके फेवर में इक्विटी नहीं है, देन कोर्ट विल नॉट अलाउ द इक्विटेबल सेट ऑफ. याद रखिएगा. तो डिफरेंसेस याद रखिएगा लीगल और इक्विटेबल सेट ऑफ के. अब देखिए एक और डिफरेंस है. ठीक है, अभी थोड़ा एडवांस है बट जस्ट बेयर विद मी, मैं आपको समझाता हूं. अब देखिए इक्विटेबल सेट ऑफ में आप जानते हैं लिमिटेशन नहीं अप्लाई करता. इट कैन जस्ट ओवरकम द बार ऑफ लिमिटेशन स्पेसिफिकली वेयर देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. मतलब इक्विटेबल सेट ऑफ वुड अप्लाई नॉटविथस्टैंडिंग द बार ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन. वाइल जो आपका ऑर्डर 8 का रूल 6 है वो खुद ही कहता है द क्लेम मस्ट बी लीगली रिकवरेबल. लीगली रिकवरेबल का मतलब ही ये है कि इट शुडंट बी बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन. वो लीगली रिकवरेबल क्लेम होना चाहिए. ठीक है, लॉ
के अंदर दैट क्लेम शुड बी रिकवरेबल. अगर वो लीगली रिकवरेबल नहीं है देन आप पे लिमिटेशन अप्लाई कर जाएगा और सेट ऑफ नहीं प्लीड कर सकते आप. ये एस्पेक्ट आप समझते हैं. अब एक सेकेंड एस्पेक्ट समझिए. देखिए लीगल सेट ऑफ में इट इज नॉट नेसेसरी दैट द क्रॉस डिमांड शुड अराइज आउट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन व्हाइल इट इज नेसेसरी इन द केस ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ. तो एक केस मैं आपको बताता हूं, वो है पीरलेस जनरल फाइनेंस वर्सेस जितेंद्र कुमार खान एंड अदर्स डिसाइडेड ऑन 17 जून 2004. यस यू हर्ड इट राइट, द नेम इज जितेंद्र कुमार खान. यहां पे कैलकाटा हाई कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन बताया जो लीगल और इक्विटेबल सेट ऑफ के बीच में होता है. ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. इट इज जस्ट देयर फॉर योर इंफॉर्मेशन. Calcutta High Court said that we are of the opinion that Section 3 of the Limitation Act does not relate to equitable set-offs at all. The most important distinction between a legal set-off as mentioned in CPC and an equitable set-off as formulated by the judge-made law is that at the end of the suit, a legal set-off might result in a sum of money being paid to the defendant alone without plaintiffs being held to be entitled to any recovery at all. But in the case of an equitable set-off, which is time-barred, this can never happen. Such an equitable set-off can only wipe off pro tanto the plaintiff's claim, and if the plaintiff's claim is not proved at all, and if the defendant's bar equitable set-off is proved to the full extent, even then the defendants cannot claim a decree, because the whole purpose why he was allowed to plead a barred equitable set-off was that it was inequitable to allow the plaintiff to recover, leaving the defendant's equitable claims out of the consideration altogether. If the plaintiff is recovering nothing, then nothing inequitable is being done if the defendant's equitable set-off is completely brushed off. Now let me explain this to you कि Calcutta High Court कह क्या रहा है. Calcutta High Court उस सिचुएशन की बात कर रहा है जहां पे इक्विटेबल सेट ऑफ जो आप क्लेम कर रहे हैं इट हैज बीन टाइम बार्ड. ठीक है, अब जरूरी थोड़ी ना हर सिचुएशन में इक्विटेबल सेट ऑफ टाइम बार्ड ही होगा, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे इक्विटेबल सेट ऑफ टाइम बार्ड है कि मतलब आप उसके लिए सूट नहीं इंस्टीट्यूट कर सकते, इट इज टाइम बार्ड, इट इज बार्ड बाय लॉ, इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन. तो कोर्ट कह रहा है इवन देन वी विल अलाउ यू टू क्लेम एन इक्विटेबल सेट ऑफ इवन दो इट इज टाइम बार्ड. पर ऐसी सिचुएशन में आप उतना ही रिकवर कर सकते हो विच इज प्रो टेंटो टू द प्लेंटिफ्स क्लेम. ठीक है, अब एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझिए कि कैलकाटा हाई कोर्ट कहना क्या चाह रहा है. मैं ही बता रहा हूं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू. प्लेंटिफ का क्लेम है 1000 रुपए का, डिफेंडेंट का इक्विटेबल सेट ऑफ है 2000 रुपए का. डिफेंडेंट ने अपने इक्विटेबल सेट ऑफ प्रूव कर दिया टू द फुल एक्सटेंट ऑफ रुपीज 2000 रुपीज. तो अब जब सेट ऑफ एडजस्ट होगा तो क्या होगा, तो अगर ये मान लीजिए लीगल सेट ऑफ होता, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट का पहले 1000 रुपए सेट ऑफ करवाया जाता है प्लेंटिफ के क्लेम के खिलाफ, उसके बाद देखा जाता है डिफेंडेंट इज एंटाइटल्ड टू 1000 रुपीज मोर. तो रिकवरी का ऑर्डर किसके फेवर में होता है, डिक्री किसके फेवर में होती है, डिफेंडेंट के फेवर में. पर इक्विटेबल सेट ऑफ में जहां पे टाइम बार्ड इक्विटेबल सेट ऑफ क्लेम किया गया है, वहां पे हमारे ही इलस्ट्रेशन में कितना सेट ऑफ रिकवर करवाया जाएगा डिफेंडेंट को, even though he has claimed the equitable set off to the complete extent of rupees 2000 rupees, सिर्फ 1000 रुपए तक का, इससे ज्यादा नहीं रिकवर कराने दिया जाएगा. क्योंकि वहां पे कोर्ट बोलेगा कि in an equitable set off which is time barred, only such amount can be allowed to be recovered which is pro tanto the plaintiff's claim. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, why the court is doing this. देखिए यहाँ पे इक्विटेबल कंसिडरेशन है ना. अब देखिए जनरली क्यों अलाउ होता है इक्विटेबल सेट ऑफ इवन ऑन अ टाइम बार्ड क्लेम बाय थ्रू द कोर्ट. कोर्ट कहता है कि सेम ट्रांजैक्शन पे प्लेंटिफ का क्लेम जब हम एंटरटेन कर रहे हैं तो उसी ट्रांजैक्शन में हम डिफेंडेंट का भी क्लेम फॉर सेट ऑफ विच इज इक्विटेबल इन नेचर कंसिडर कर सकते हैं इवन दो इट इज टाइम बार्ड. क्योंकि अगर नहीं कंसिडर किया तो इनइक्विटेबल होगा, है ना. लेकिन अगर आप एक टाइम बार्ड इक्विटेबल सेट ऑफ क्लेम करते हैं और प्लेंटिफ से भी बड़ा अमाउंट आपके फेवर में क्लेम में फॉल करता है, आपके क्लेम में फॉल करता है इन अ क्लेम फॉर सेट ऑफ,
तो ऐसी सिचुएशन में यहां पे तो इनइक्विटेबल हो जाएगा ना प्लेंटिफ के खिलाफ, कि मैंने 1000 रुपए का सूट डाला और आपने इक्विटेबल सेट ऑफ डिफेंडेंट के फेवर में दे दिया 2000 रुपीज का, इवन दो इट वाज टाइम बार्ड। देखिए सिर्फ टाइम बार्ड सिचुएशन की बात हो रही है, उसके बाहर से बात नहीं कर रहा। अगर मान लीजिए टाइम बार्ड क्लेम ना होता तो सिचुएशन डिफरेंट है, तब तो पूरा अमाउंट रिकवर हो जाएगा। बट इक्विटेबल सेट ऑफ इन द केस ऑफ अ टाइम बार्ड डेप्ट, इन अ टाइम बार्ड सेट ऑफ, उसकी बात कर रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में प्लेंटिफ कहता कि आपने डिफेंडेंट का इक्विटेबल सेट ऑफ जो कि टाइम बार्ड था उनको पूरा रिकवर करा दिया, तो उसके फेवर में इक्विटी और जस्टिस आपने लाने के लिए मेरे खिलाफ इनजस्टिस किया, तो ये तो कहाँ का न्याय है? आप खुद ही सोचिए ना, एक टाइम बार्ड चीज तो प्लेंटिफ के फेवर में, तो कोर्ट यहाँ पे इक्विटीज बैलेंस कर रहा है। व्हाट द कोर्ट इज डूइंग, इट इज बैलेंसिंग द इक्विटीज। इसीलिए कोर्ट बोलता है कि in a case of an equitable set off which is time barred, such an equitable set off can only wipe out the pro tanto the plaintiff's claim. Equitable set off in such a situation can only wipe off pro tanto the plaintiff's claim. And if the plaintiff's claim is not proved and the defendant's bar equitable set off is proved to the full extent, even then the defendants cannot claim a decree, because the whole purpose why he was allowed to plead a barred equitable set off was that it was inequitable to allow the plaintiff to recover, ठीक है, leaving the defendant's equitable claim out of the consideration altogether. If plaintiff is recovering nothing, then nothing inequitable is done if the defendant's equitable set off is completely brushed off. अगर मान लीजिए प्लेंटिफ ने जीरो सम रिकवर किया, प्लेंटिफ के फेवर में कुछ आया नहीं, और आपका इक्विटेबल सेट ऑफ विच इज टाइम बार्ड प्रूव हो गया, तब भी यू वोंट बी अलाउड टू रिकवर, ठीक है। ये सिचुएशन लीगल सेट ऑफ में नहीं होती है। लीगल सेट ऑफ में तो दूसरे ट्रांजैक्शन से भी वो रिकॉग्नाइज्ड होता है, ज्यादा सम के लिए भी हो गया तब भी आपके फेवर में जाएगा, बस उसमें ये होता है कि वो टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं? हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पे जो इक्विटेबल सेट ऑफ है इट इज ऑल्सो टाइम बार्ड, ठीक है। हम उसी खास सिचुएशन की एक बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा एडवांस पॉइंट है। अब कैलकाटा हाई कोर्ट थोड़ा आगे बढ़ के बोलता है कि टू एन एक्सटेंट the circumstances allowing an equitable set off and legal set off overlap, where an equitable set off is claimed on the basis of mutual debits and credits, it might be that the same said claim could also be founded as a legal set off. It is not the practice nor the law that the defendants indicate in their written statement whether their set off is a legal or an equitable nature. मतलब ये कोई लॉ नहीं है कि वो डिफेंडेंट्स को बताना पड़ेगा कि उनका सेट ऑफ लीगल नेचर का है या इक्विटेबल नेचर का है। दैट हैज टू बी गैदर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस एंड द मटेरियल्स व्हिच आर ब्रॉट बिफोर द कोर्ट बाय द पार्टीज लिटिगेटिंग बिफोर इट। In case it is founded that the said set off can either be equitable or legal, then and in that event it would be permissible for the court to allow the recovery to the defendants alone, even in the cases where the plaintiff claim is outweighed by the defendant set off, provided of course the set off is not time barred one. In cases of time barred, the principle stated earlier apply. जो अभी मैंने earlier principle आपको बताए वो सारे apply करते हैं in the case of time barred equitable set off. Time barred legal set off नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। If your legal set off is time barred, you cannot claim that set off. Rule 6 में आप claim नहीं कर सकते। जो हम जिस सिचुएशन की खास बात कर रहे हैं इट इज अ टाइम बार्ड इक्विटेबल सेट ऑफ। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो ये जजमेंट बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छे से सारे प्रिंसिपल्स समराइज करके ससेंटली आपको बताए हैं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन का रूम नहीं रहता, ठीक है। अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन का रूम हो तो ऑलवेज यू कैन आस्क मी फर्दर, मैं आपको और भी डिटेल में बता दूंगा। पर इसका जो सेकेंड पैराग्राफ था वो आप कोट कर सकते हैं एग्जाम में। अगर कोई आपको पूछे कि टाइम बार्ड इक्विटेबल सेट ऑफ में कितनी रिकवरी अलाउ होती है, देन ऑलवेज यू कैन से दैट इन दैट सिचुएशन द रिकवरी इज अलाउड प्रो टेंटो द प्लेंटिफ्स क्लेम, ठीक है। अब एक सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट देख लेते हैं जनरली ऑन सेट ऑफ। ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करमचंद थापर, डिसाइडेड ऑन 10 मार्च 2004। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रूल 6 ऑफ ऑर्डर 8 है इट डील्स विद लीगल सेट ऑफ,
ठीक है. And under that, a claim sought to be set off must be for a certain sum of money and legally recoverable by the claimant. What is more significant is that both the parties must fill the same character in the respect of the two claims sought to be set off or adjusted. Same character fill करना चाहिए, same transaction की जरूरत नहीं है. Legal set off में same transaction की जरूरत है. Apart from the rule enacted in Rule 6, there exists a right to a set off called equitable set off independently of the provision of CPC. Such mutual debts and credit or cross demands to be available for extinction by way of equitable set off must have arisen out of the same transaction or ought to be so connected in their nature and circumstances as to make it inequitable for the court to allow the claim before it and leave the defendant high and dry for the present unless he files a cross suit of his own. When a plea in the nature of equitable set off is raised, it is not done as of right, and the discretion lies with the court to entertain and allow such plea or not to do so. Then the Supreme Court says that a plea in the nature of equitable set off would not be available when the cross demands do not arise out of the same transaction. ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल आपका सेट ऑफ का. और इक्विटेबल सेट ऑफ को दोनों को कंपेयर करके सुप्रीम कोर्ट ने बताया. ये दोनों ही जजमेंट्स कैलकाटा हाई कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट का आप कोट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब एग्जाम में कोटिंग की बात कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स प्रैक्टिस में तो सारे ही जजमेंट कोट हो सकते हैं. कुछ और इलस्ट्रेशन आपको देता हूँ इन द केस ऑफ एन इक्विटेबल सेट ऑफ. Now let us consider 3 illustrations. 3 illustration हम लोग कंसिडर करते हैं. तीनों केस लॉ से अराइज करेंगे. और ये केस लॉ से इसलिए आपको ये इलस्ट्रेशन आपको इसलिए देना ज़रूरी है ना, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये सब लोकस क्लासिकल्स है. एकेडमिक लेवल पे इन पे कभी कभी सवाल बन सकता है, कभी कभी मतलब रेयरली. ठीक है, प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट करिएगा, मेंस में भी आ सकता है कि आपको एज इट इज़ निकाल के पूछ लिया, तो इसीलिए इलस्ट्रेशन देने ज़रूरी हैं. टेक द फर्स्ट इलस्ट्रेशन ऑफ हरीश चंद्र द्वारकादास क्लॉथ मार्केट वर्सेस फर्म मुरलीधर चिरौंजी लाल, AIR 1957, MB पेज नंबर 53. अब इसमें इक्विटेबल सेट ऑफ कहाँ अलाउ हुआ था? In that case, A sued B to recover rupees 50,000 under a contract. Court said that B can claim a set off towards the damages sustained by him due to the breach of the same contract by A. ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन से दोनों डिमांड अराइज आउट हो रही थी, सेम रिलेशनशिप थी. कोर्ट ने बोला यू कैन क्लेम द इक्विटेबल सेट ऑफ. सेकेंडली, टेक द केस ऑफ Chisholm versus Gopal Chandra, ILR 1889, volume 16, Calcutta, page number 711. An equitable set-off was allowed in a suit by servant against his master for salary. Court allowed a claim for set-off for the loss sustained by the master because of the negligence and misconduct by the servant, since the claim arose out of the same relationship. ठीक है, वहां पे भी इक्विटेबल सेट ऑफ अलाउ हुआ. थर्ड इज मेडन वर्सेस बोंदू, 1910, वॉल्यूम 7, IC, पेज नंबर 1006. In that case, in a suit by washerman for his wages, the defendant employer was allowed to set off the price of the clothes lost by the plaintiff. Washerman ने, who was the plaintiff, instituted a suit for his wages. अब जो डिफेंडेंट जो था, जो एम्प्लॉयर था, उसने बोला कि जो मेरे कपड़े खोए हैं उसका पैसा कौन देगा. ही क्लेम्ड एन इक्विटेबल सेट ऑफ. कोर्ट अलाउड द इक्विटेबल सेट ऑफ. तो ये हो गया आपके इक्विटेबल सेट ऑफ के प्रिंसिपल्स और इक्विटेबल सेट ऑफ का लॉ. सेट ऑफ आपका कंप्लीट हो गया. अब आते हैं काउंटर क्लेम पे. नाउ रूल 6A डील्स विद काउंटर क्लेम. इट सेज अ डिफेंडेंट इन अ सूट में, in addition to his right of pleading a set off under Rule 6, set off by the way of counterclaim against the claim of the plaintiff any right or claim in respect of a cause of action accruing to the defendant against plaintiff either before or after filing of the suit, but before the defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense has expired, whether such counterclaim is in nature for claim of damages or not. Now counterclaim is much more comprehensive and wider in its scope than set off.
ये आपको डेफिनेशन पढ़ के ही पता चल रहा होगा रूल 6A में ऑफ ऑर्डर 8। प्रोवाइजो दिया गया है जो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द काउंटर क्लेम शैल नॉट एक्सीड द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द jurisdiction ऑफ द कोर्ट। Sub rule 2 says of rule 6A, such counterclaim shall have the same effect as a cross suit so as to enable the court to pronounce a final judgment in the same suit both on the original claim and on the counterclaim. Sub rule 3 says plaintiff shall be at liberty to file a written statement in answer to the counterclaim of the defendant within such period as may be fixed by the court. And finally, sub rule 4 says that the counterclaim shall be treated as a plaint and governed by the rules applicable to plaint. counterclaim को कैसे treat किया जाएगा? plaint की तरह, और plaint की pleading के सारे rule apply करेंगे। वैसे ही जब plaintiff respond कर रहा होगा counterclaim का, plaintiff is going to respond to the counterclaim। तो ऐसी situation में क्या होगा? in that situation जो plaintiff का response है वो written statement होगा, और written statement की pleading के सारे रूल एप्लीकेबल होंगे उसके ऊपर, ठीक है। द प्लेंटिफ हैज टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट इन रिस्पॉन्स टू द काउंटर क्लेम एंड द काउंटर क्लेम which is filed by the defendant shall comply with all the rules of the plaint that are necessary, because the counter claim is treated as a plaint and it is governed by the rules applicable to plaint. Now let us read rule 6B. Rule 6B says counterclaim to be stated. Where any defendant seeks to rely upon any ground as supporting a right of counterclaim, he shall, in his written statement, state specifically that he does so by the way of counterclaim. हम लोग पहले जरा सारे sections इसके कर लें counterclaim के, जो rule 6A से लेके rule 6G तक चलते हैं। उसके बाद मैं आपको इस पर थोड़ा सा लॉ बताऊंगा। शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। रूल 6C कहता है एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम। Where the defendant sets up a counterclaim and the plaintiff contends that the claim thereby raised ought not to be disposed by the way of counterclaim but in an independent suit, the plaintiff may at any time before the issues are settled in relation to the counterclaim apply to the court for an order that the counterclaim may be excluded, and the court may on hearing such application make such order as it thinks fit. Then comes rule 6D, effect of discontinuance of suit. It says if in any case in which the defendant sets up a counterclaim, the suit of the plaintiff is stayed, discontinued or dismissed, the counterclaim may nevertheless be proceeded with. मतलब अगर plaintiff का suit dismiss हो गया, stay हो गया या discontinue कर दिया या plaintiff ने abandon कर दिया अपना suit, तब भी counterclaim पे hearing चालू रहेगी और court चाहे तो उस पे proceed करे और प्रोसीड करेगा। इनफैक्ट चाहने की बात नहीं है। द कोर्ट में नेवरदलेस हैव टू प्रोसीड विद द काउंटर क्लेम एंड गिव अ जजमेंट ऑन दैट। डिफॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ टू रिप्लाई टू काउंटर क्लेम 6C. If the plaintiff makes default in putting in a reply to counterclaim made by the defendant, the court may pronounce judgment against the plaintiff in relation to the counterclaim made against him, or make such order in relation to the counterclaim as it thinks fit. ठीक है, तो प्लेंटिफ ने अगर काउंटर क्लेम का रिप्लाई नहीं दिया तो कोर्ट चाहे तो उसके खिलाफ जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है या मेक सच अदर ऑर्डर इन इट्स रिलेशन एज इट थिंक्स फिट। अब ये जो एक्सप्रेशन है और मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, ये कल जो मैंने आपको केस लॉज बताए थे उसी के कंटेक्स्ट में जानिएगा। द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू पास अ जजमेंट, रादर इट विल प्रोसीड फर्दर एंड सी इफ द क्लेम ऑफ द डिफेंडेंट इज प्रूव्ड और नॉट। Then we come to 6F, relief to defendant where the counterclaim succeeds. Wherein in the suit for set off or counterclaim is established as a defense against the plaintiff's claim and any balance is due to plaintiff or defendant as the case may be, the court may give judgment to the party entitled to such balance. Then finally comes rule 6G. It says rules relating to written statement to apply. The rules relating to the written statement by a defendant shall apply to the written statement filed in answer to the counter claim. कौन आंसर करता है काउंटर क्लेम को? प्लेंटिफ। तो मतलब प्लेंटिफ जब रिप्लाई कर रहा होगा काउंटर क्लेम का तो रिटन स्टेटमेंट के रूल उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं काउंटर क्लेम का ऑब्जेक्ट क्या है। सी द प्रोविजन रिलेटेड टू काउंटर क्लेम
seeks to save time of the courts, exclude inconvenience to the parties of the litigation, and at the same time avoid unnecessary multiplicity of the judicial proceedings and prolongation of trials. अब in reality, counterclaim is substantially a cross action. कभी कभी बोला जाता है जो सेट ऑफ होता है इट इज अ शील्ड एंड काउंटर क्लेम इज अ स्वॉर्ड, ये अक्सर बोला जाता है, क्योंकि अगर आप रियलिटी में देखें तो जो काउंटर क्लेम है इट इज अ क्लेम बाय द डिफेंडेंट इन अ सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ. तो काउंटर क्लेम में डिफेंडेंट कोई भी कॉज ऑफ एक्शन प्लेंटिफ के खिलाफ वसूल कर सकता है. अब जैसा कि रूल 6 से आपको खुद ही बताता है, it doesn't matter कि whether that cause of action accrued to the defendant against the plaintiff before filing of the suit or after filing of the suit. But there is one limitation, that such cause of action should accrue to the defendant before the defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense has expired. ठीक है, whether such counter claim is in the nature of claim for damages और नॉट, एक ही कंडीशन है. अब यहां पे सेट ऑफ की तरह कोई भी ये नहीं बात बोली गई है कि क्लेम ऑफ मनी, अ सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए और बोथ पार्टी शुड फिल द सेम कैरेक्टर एसेट्रा एसेट्रा. नहीं, कुछ नहीं बोला गया है इस तरीके से. रादर इट इज सिंपली सेड कि द डिफेंडेंट कैन काउंटर क्लेम अगेंस्ट द प्लेंटिफ फॉर एनी कॉज ऑफ एक्शन अक्रूइंग टू डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ. इन एन एसेंस 6 से यही बता रहा है, कोई भी कॉज ऑफ एक्शन जो भी डिफेंडेंट के पास अवेलेबल है अगेंस्ट द प्लेंटिफ, फॉर दैट पर्पस ही कैन फाइल अ काउंटर क्लेम. ये लेजिस्लेचर ने सीधे कह दिया. तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है? ऑब्वियसली द ऑब्जेक्ट इज, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट्स, exclude inconvenience to the parties of the litigation, decide all disputes between the same parties, avoiding unnecessary multiplicity of the judicial proceedings and prolongation of trials. ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्ट दिख रहा है. तो in scope it is much more comprehensive and wider, that you understand. बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप कैसा काउंटर क्लेम नहीं कर सकते which exceeds the pecuniary limits ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. फिर ऐसी सिचुएशन में कोर्ट कहेगा कि आप सेपरेट सूट फाइल कर लीजिए. ठीक है, क्योंकि अगर उसकी पेक्यूनरी लिमिट्स के बियॉन्ड चला गया आपका काउंटर क्लेम, तो कोर्ट बोलेगा कि यू फाइल अ सेपरेट सूट, दैट इज बेटर. अब एक चीज का ध्यान रखिए, व्हाट इज द मोड ऑफ सेटिंग अप द काउंटर क्लेम. पहला तो आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते समय ही काउंटर क्लेम कर सकते हैं. सेकेंडली, बाय अमेंडिंग योर रिटर्न स्टेटमेंट विद द लीव ऑफ द कोर्ट यू कैन सेट अप अ काउंटर क्लेम. ठीक है, एंड थर्डली बाय अ सब्सिक्वेंट प्लीडिंग दैट यू फाइल अंडर ऑर्डर 8 रूल 9 यू कैन क्लेम अ काउंटर क्लेम. ठीक है, काउंटर क्लेम एक डिफेंडेंट भी क्लेम कर सकता है, को डिफेंडेंट भी क्लेम कर सकता है. जिसके पास भी कॉज ऑफ एक्शन अक्रू कर रहा है ही कैन क्लेम दैट. बस ये जरूरी होना चाहिए द कॉज ऑफ एक्शन शुड अक्रू अगेंस्ट द प्लेंटिफ. अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डिफेंडेंट है जनरली जो काउंटर क्लेम डिमांड करता है वो प्लेंटिफ के खिलाफ करता है. कभी कभी सिचुएशन आ जाती है सक्सेशन सूट्स में और पार्टीशन सूट्स में, जहां पे, और किसी भी और सूट में भी आ सकती है, जहां पे को डिफेंडेंट्स बहुत सारे हैं. तो ऐसा हो सकता है कि एक को डिफेंडेंट अपना काउंटर क्लेम सिर्फ प्लेंटिफ के खिलाफ ही ना करे, को डिफेंडेंट्स के भी खिलाफ करे, तो इवन दैट इज अलाउड. बट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि काउंटर क्लेम ओनली अगेंस्ट द को डिफेंडेंट इज नॉट अलाउड. इस पे अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की. ठीक है, काउंटर क्लेम ओनली अगेंस्ट द को डिफेंडेंट इज नॉट अलाउड. हमेशा उसमें प्लेंटिफ होना ही चाहिए. फिर अगर को डिफेंडेंट मान लीजिए अपने बाकी के को डिफेंडेंट्स और प्लेंटिफ को इंक्लूड करके काउंटर क्लेम लाना चाहते हैं, देन दैट इज फाइन, ही कैन डू सो. बट काउंटर क्लेम सोनली अगेंस्ट द को डिफेंडेंट नॉट इंक्लूडिंग द प्लेंटिफ कैन नॉट बी अलाउड. ऐसे में सेपरेट सूट ही फाइल करना ठीक रहता है. Now I say this basing myself on the decision of the Supreme Court in Rohit Singh versus State of Bihar decided on 17th October 2006. In that case, Supreme Court said that normally a counterclaim, though based on different cause of action than the one put in the suit by the plaintiff, could be made, but it appears to us that a counterclaim
has necessarily to be directed against the plaintiff in the suit, though incidentally or along with it, it may also claim relief against the co-defendant in the suit. But a counterclaim directed solely against the co-defendants cannot be maintained. By filing a counterclaim, the litigation cannot be converted into some sort of an interpleader suit. ठीक है, so I based myself on that judgment and that is why I am telling you. अब counterclaim आप समझ गए हैं कि you can set it up as a defendant against the plaintiff in respect of the cause of action accruing either before or after filing of the suit. Just make sure your cause of action is not barred by the limitation or by any other law for that matter. Always remember, a counterclaim is dealt with as a cross suit. Cross suit की तरह वो माना जाता है. So even if the plaintiff's claim is dismissed, withdrawn, stayed, the counterclaim will still be decided on merits. And the defendant will have a right to get a decree for the counterclaim as he has claimed in his written statement. Now just note down the difference between set off and counterclaim. ये exam के लिए ज़रूरी है, पूछा जाता है. Now the distinction between set off and counterclaim are these. First, set off is a statutory defense to the plaintiff's action, whereas a counterclaim is essentially a cross action. Set off must be for an ascertained sum of money or it must arise out of the same transaction in the case of an equitable set off. A counterclaim need not arise out of the same transaction. Set off is a ground of defense to the plaintiff's action. In other words, the former, that is set off, is a shield which if established would afford an answer to the plaintiff's claim in toto, it means as a whole. In toto का मतलब होता है as a whole, or pro tanto means in proportion. While counterclaim is a weapon of offense, a sword which enables the defendant to enforce the claim against the plaintiff effectually as an independent action. Next is, in case of a legal set-off, the amount must be recoverable at the date of the suit, while in the case of the counterclaim, the amount must be recoverable at the date of the written statement. When the defendant demands in a plaintiff suit an amount below or up to the suit claim, it is in a strict sense a set-off. But when it is for a larger amount, it is said that the claim for the excess amount of money is really a counterclaim. अभी academic distinction है, ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि एग्जाम में आता है. So I just got over with it. ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर ही आ जाता है. So you understand that any cause of action can be brought in as a way of counterclaim by the defendant. ठीक है? Unlike the rigid rules of legal set-off, the counterclaim is much more comprehensive. यह बात आप समझ गए होंगे. ऐसे एक illustration और बता देता हूँ कि let us suppose A has a claim for a land against B and brings an action to enforce that claim. B makes a counterclaim with regard to the breach of contract which has been committed by the plaintiff. Then this action can be allowed. ठीक है, ये action allow हो जाएगा क्योंकि जो expression use हुआ है काउंटर क्लेम में वो cause of action है. तो जो भी cause of action defendant के पास available है which is against the plaintiff, he can claim that. वो सब cause of action claim कर सकता है. ठीक है, no holds bar. बस ये होना चाहिए कि लॉ ऑफ लिमिटेशन से बाहर नहीं होना चाहिए और कोर्ट का पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन एक्सीड नहीं होना चाहिए. सो रिमेंबर कि व्हेन ए हैज अ क्लेम ऑफ एनी लैंड अगेंस्ट बी एंड ब्रिंग्स एन एक्शन टू एनफोर्स दैट क्लेम and B has a cross claim of any kind against A which by law he is entitled to raise and have disposed of in an action brought by A, then B can raise that counter claim. Similarly, keep in mind that let us suppose there is a suit for injunction, for a perpetual injunction. Suit has been filed by the plaintiff for perpetual injunction. Then the defendant in his counterclaim can claim for possession of that very land. अब देखिए कितना अलग अलग cause of action है, कितना अलग अलग मैटर दोनों जगह अराइज हो रहा है, पर काउंटर क्लेम में दिस इज अलाउड. काउंटर क्लेम में ये रिजेक्ट नहीं किया जाएगा जैसे कि सेट ऑफ में. तो सेट ऑफ के रिजिड रूल्स हैं but not in the case of counterclaim as much. That is why the expression cause of action has been used there. अब counterclaim को लेके एक फाइनल नुआंस है जो मुझे क्लियर करना है आपको कि देखिए एक लाइन लिखी है रूल 6A में, उसको एक बार फिर पढ़िए. And it is written that
the cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after filing of the suit, but before the defendant has delivered his defense or before time limited for delivering his defense has expired, whether such counterclaim is in nature for claim of damages or not. मतलब आपको टाइम लिमिट दी गई है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो टाइम लिमिट है ये एब्सोल्यूट है या डायरेक्टरी है. क्या काउंटर क्लेम आफ्टर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट फाइल हो सकता है या नहीं? सो देर इज अ केस लॉ ऑफ अशोक कुमार कालरा वर्सेस विंग कमांडर सुरेंद्र अग्निहोत्री डिसाइडेड ऑन 19th November 2019. अब यहाँ पे कैटेना ऑफ जजमेंट्स कंपेयर किए गए टू कम टू दैट कंक्लूजन कि क्या सिचुएशन है. सुप्रीम कोर्ट ने सारे रूल्स देखे काउंटर क्लेम को लेके और ऑब्जर्व किया कि counter claim can be for claim of damages or otherwise. Secondly, counter claim should relate to the cause of action which accrued before or even after filing of the suit. And third, if the cause of action in the counter claim relates to one accrued after filing of the suit, then it should be one accruing before the filing of written statement or the time given for the same. Supreme Court said that when we look at the whole scheme of Order 8, it unequivocally points out the legislative intent to advance the cause of justice by placing embargo on the belated filing of written statement, set off and counter claim. Scheme क्या थी इस amendment की कि counter claim क्यों introduce किया गया? A litigant should get a fair trial in accordance with the accepted principles of natural justice. ये पहला principle है why this amendment was brought in. Secondly, every effort should be made to expedite the disposal of civil suits and proceedings so that the justice may not be delayed. Third is that the procedure should not be complicated and should, to the utmost extent possible, ensure fair deal to the poorer sections of the community which do not have means to engage the pleader to defend their case. Then Supreme Court said that the time limitation for filing of the counterclaim is not explicitly provided by the legislature. Rather, only limitation as to accrual of the cause of action is provided. अब देखिए यहाँ पे टाइम लिमिट फॉर काउंटर क्लेम नहीं दी गई है, अक्रूअल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन दी गई है. और ये दैट वाज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये पहले हमेशा लोग डिबेट करते थे, क्योंकि कई बार ये बोल दिया जाता था कि जो लाइन लिखी है कि before the defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense expired, इसका मतलब है काउंटर क्लेम इसके बाद फाइल नहीं हो सकता. तो ये पॉइंट आउट किया जाता था ये तो कॉज ऑफ एक्शन की अक्रूवल को लेके बात है ना, यहाँ पे काउंटर क्लेम को लेके बात कहाँ हुई? तो this was a raging debate among many of the high courts. Supreme Court finally settled the question and said that the time limit for filing of the counterclaim is not expressly provided by the legislature, rather only limitation as to accrual of the cause of action is provided. However, we can state that the right to file a counterclaim in a suit is explicitly limited by the embargo provided for the accrual of cause of action under Order 8, Rule 6A. Supreme Court said, having said so, this does not mean that the counterclaim can be filed at any time after filing of the written statement. A counterclaim is treated to be a plaint. Generally, it needs to first of all be compliant with the limitation provided under the Limitation Act 1963, as time-barred suits cannot be entertained under the guise of a counterclaim just because of the fact that the cause of action arose as per the parameters of Order 8, Rule 6A. Supreme Court in Para 20 of the judgment very, clearly said that we sum up our findings that Order 8, Rule 6A of CPC does not put an embargo on filing of the counterclaim after filing of the written statement. Rather, the restriction is only with respect to the accrual of cause of action. But it does not mean कि जो defendant है वो कोई भी टाइम ले लें और फिर किसी भी टाइम काउंटर क्लेम फाइल कर दें. No. Having said so, does not give absolute right to the defendant to file the counterclaim with substantive delay, even if the limitation period prescribed has not elapsed. मतलब हो सकता है काउंटर क्लेम लिमिटेशन के अंदर हो, लिमिटेशन के बाहर होगा तो एंटरटेन ही नहीं होगा ना, क्योंकि रूल्स ऑफ प्लेंट अप्लाई करते हैं काउंटर क्लेम पे. तो if a plaint is barred because the cause of action is barred by the limitation, then of course the counterclaim would also be barred if the cause of action which is being claimed in the counterclaim is barred by the limitation.
So the court in that aspect said that yes, the defendant can file the counterclaim even after filing the written statement. He can do so. Written statement फाइल करने के बाद भी वो काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है, क्योंकि जो टाइम लिमिट जो दी गई है वो अक्रूवल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से रिलेट करती है. वो जो बातें कही गई है ना with the point of either before filing of the suit but before defendant has delivered his defense or the time limited for delivering his defense has expired, ये अक्रूवल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से रिलेट करती है. ये कोई टाइम लिमिट नहीं है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी कहा इसका मतलब ये नहीं है कि दिस गिव्स एन एब्सोल्यूट राइट टू द डिफेंडेंट टू फाइल द काउंटर क्लेम विद सब्सटैंशिव डिले even if the limitation prescribed has not elapsed. Supreme Court said that the court has to take into consideration the outer limit for filing the counterclaim which is pegged till issues are framed. Supreme Court ने बोला जो outer limit है for filing of the counterclaim, it is generally till the issues are framed. उसके बाद generally allow नहीं करता. Generally, the court in such cases have the discretion to entertain the filing of the counterclaim after taking into the consideration and evaluating the inclusive factors provided below, which are illustrative, not exhaustive. क्या इन्होंने factors बताए? पहला period of delay, secondly prescribed limitation period for the cause of action pleaded, तीसरा reasons for delay, चौथा defendant's assertion of his right, पांचवा similarity of the cause of action between the main suit and the counterclaim, छठा cause of fresh litigation, सातवां injustice and abuse of process, आठवां prejudice to the opposite party, ninth the fact and circumstances of each case, and 10th in any case not after framing issue. मतलब एक फैक्टर जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि भाई फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज के बाद काउंटर क्लेम नहीं फाइल होना चाहिए. ठीक है. एंड वेरी एलैबोरेटली सुप्रीम कोर्ट सेड सो इन द केस ऑफ योर अशोक कुमार कालरा वर्सेस विंग कमांडर सुरेंद्र अग्निहोत्री 19 नवंबर 2019 को डिसाइड हुआ. अब देखिए ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रहे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर क्लेम फाइल करना अलाउ किया है इवन आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, इवन आफ्टर 2.5 years हैज पास्ड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज अलाउ किया है. और ये जो जजमेंट था ना अशोक कुमार कालरा, उन्होंने उन सारे जजमेंट्स का कॉग्निजेंस लिया था और उसके बाद भी while relying on the judgment of रमेश चंद्र अर्दावतिया वर्सेस अनिल पंजवानी, यही बोला कि it in a general practice Supreme Court discourages the belated filing of the counter claim. तो as a rule of thumb आप याद रखिएगा, issues frame होने के बाद counter claim फाइल नहीं होने दिया जाता. ठीक है. ये बहुत कैटेगरिकली सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में बोला है. अब अशोक कुमार कालरा में एक जजमेंट प्लीड किया गया था उनके सामने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने. दैट वाज द केस ऑफ विजय प्रकाश जरत वर्सेस तेज प्रकाश जरत. ये सुप्रीम कोर्ट का ही केस है, 2016 में रिपोर्ट हुआ था इन एसएससी. इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था, इट डायरेक्टेड द लोअर कोर्ट टू एंटरटेन अ काउंटर क्लेम विच वाज फाइल्ड 2.5 years लेटर आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज. अच्छा, उस केस के फैक्ट ये थे कि एविडेंस वाज स्टिल पेंडिंग, तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि कोई प्रेजुडिस नहीं कॉज होगी टू द प्लेंटिफ. लेकिन कैटीना ऑफ जजमेंट जो लाइन से हैं, जैसे भोले पांडा पुनाचा वर्सेस केएम मंडप्पा 2008 में रिपोर्ट हुआ, रमेश चंद्र अर्दावतिया वर्सेस अनिल पंजवानी, ये लोकस क्लासिकस है रमेश चंद्र, पर ऑब्जर्वेशन सेम है. ये सारे जो केसेस हैं, दे हैव डिस्करेज्ड द बिलेटेड फाइलिंग ऑफ काउंटर क्लेम्स. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो अशोक कुमार कालरा है ना 2019 का, ये सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है और ये सबसे लेटेस्ट जजमेंट है इस पॉइंट पे, और इट रिकॉग्नाइजेस द ओल्ड पोजीशन जो चलती आ रही थी. ठीक है, हमेशा कैटीना ऑफ जजमेंट्स के बेसिस पे देखते हैं कि इशू सेटल्ड है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काउंटर क्लेम इशू फ्रेम होने के बाद फाइल नहीं होने दिए जाने चाहिए. ठीक है. अब ये जो विजय प्रकाश जरत वर्सेस तेज प्रकाश जरत का जो जजमेंट है, जहाँ पे इशू फ्रेम होने के 2.5 साल बाद भी काउंटर क्लेम एंटरटेन करने का ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, दैट शुड बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर केस ओनली. ठीक है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि एविडेंस अभी नहीं कलेक्ट हुआ है, तो कोई भी प्रेजुडिस नहीं कॉज होगी प्लेंटिफ को. तो दो इश्यूज पे आप क्लियर रहिएगा. ये जो लाइन है ना कि अ कॉज ऑफ एक्शन अक्रूइंग टू द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ
either before or after filing of the suit, but before defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense has expired under Rule 6A, it relates to the cause of action की accrual. ठीक है, it relates to the accrual of the cause of action. It is not putting a time limit on the filing of the counter claim. तो मतलब रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के बाद भी काउंटर क्लेम फाइल हो सकता है. ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज किया है अशोक कुमार कल्रा वर्सेस विंग कमांडर सुरेंद्र अग्निहोत्री में. I'll reiterate the principle once again. Order 8 Rule 6A of CPC does not put an embargo on filing the counterclaim after filing of the written statement. Rather, the restriction is only with the respect to the accrual of the cause of action. वो cause of action के accrual से relate करता है, not with the filing of the counterclaim. But having said so, this does not give absolute right to the defendant to file the counterclaim with substantive delay, even if the limitation period prescribed has not elapsed. The court has to take into consideration the outer limit for filing the counterclaim, which is pegged till issues are framed. The court in such cases have discretion to entertain the filing of the counterclaim after taking into the consideration and evaluating inclusive factors provided below, which are only illustrative, not exhaustive. क्या factors हैं? Period of delay, prescribed period of limitation for the cause of action, reasons for delay, defendant's assertion of his right, similarity of the cause of action between the main suit and the counterclaim, the cost of fresh litigation, injustice and the abuse of the process of the court, prejudice to the opposite party, facts and circumstances of the cases, and in any case, whether the counterclaim is being filed after framing of the issues. तो वहाँ पे जो 10th इनका जो illustration था उन्होंने सीधे बोल दिया कि counterclaim should not be filed after framing of issues, not after framing of issues. एक्सप्रेसली लिखा है इन्होंने और कई बार लिखा है, अपने जजमेंट में मेंशन किया है ये बात. सो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि काउंटर क्लेम शुड नॉट बी entertained after framing of issues. That is what the Supreme Court is saying in this judgment. ठीक है, and that too after referring to numerous authorities. और जो भी जजमेंट्स थे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है फाइलिंग ऑफ द काउंटर क्लेम even after framing of issues and even after substantive delay of the framing of issues, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि prejudice नहीं कॉज होगी, जैसे विजय प्रकाश जयरथ वर्सेस तेज प्रकाश, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उनके उस केस के फैक्ट्स तक ही कन्फाइंड है, वहाँ पे वो लॉ नहीं लेट डाउन किया जा रहा है. रादर लॉ कहाँ ले डाउन किया जा रहा था? रमेश अर्दावतिया वर्सेस अनिल पंजवानी, भोले पांडा बी पुनाचा वर्सेस KM मंडप्पा के केस में, जहाँ पे बिलेटेड फाइलिंग ऑफ काउंटर क्लेम्स को सुप्रीम कोर्ट ने सीवियरली डिस्करेज किया है. अब जरा मैं रमेश चंद अर्वादित्य वर्सेस अनिल पंजवानी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है डिसाइडेड ऑन 5 मई 2003, उसका भी जजमेंट का एक ऑपरेटिव पार्ट आपके लिए पढ़ देता हूँ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द लॉ. सुप्रीम कोर्ट सेड लुकिंग एट द स्कीम ऑफ ऑर्डर 8 एज अमेंडेड बाय एक्ट नंबर 104 ऑफ 1976, मतलब जो अमेंडमेंट से जो रूल 6A से 6G तक लाए गए हैं, वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट देयर आर 3 मोड्स ऑफ प्लीडिंग और सेटिंग अप of a counterclaim in a civil suit. Firstly, the written statement filed in the Rule 1 may itself contain a counterclaim read with Rule 6A. Secondly, a counterclaim may be preferred by the way of an amendment incorporated as subject to the leave of the court in the written statement already filed. आप written statement amendment कैसे करेंगे? By amendment of pleadings. कहाँ? Order 6 Rule 17. Thirdly, a counterclaim may be filed by a way of subsequent pleading under Rule 9 of Order 8. ठीक है, जरा एक बार Rule 9 भी मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ बेयर रीडिंग ही करनी है उसकी. Rule 9 says subsequent pleadings. It says no pleading subsequent to the written statement of the defendant other than by way of defense to set off or counterclaim shall be presented except by the leave of the court. And upon such terms as the court thinks fit, but the court may at any stage require a written statement or additional written statement from any of the parties and fix a time of not more than 30 days for presenting the same. ठीक है, this is आपका subsequent pleadings. तो 3 मोड्स हैं जिसमें आप काउंटर क्लेम सेटअप कर सकते हैं. Supreme Court then said in that judgment that the purpose of provision enabling filing of counterclaim is to avoid multiplicity of the judicial proceeding to save the court's time and also exclude the inconvenience to the parties. I've almost told you all of this. ठीक है, आगे
Supreme Court says that generally speaking, a counterclaim not contained in the original written statement may be refused to be taken on record if the issues have already been framed and the case is set down for trial. मतलब issue frame हो चुके हैं और trial शुरू हो गया, अब counterclaim record पे नहीं लिया जाएगा. And more so when the trial has already commenced. That the Supreme Court said. But certainly a counterclaim is not entertainable when no written statement has been filed on record. Supreme Court ने कहा कि काउंटर क्लेम तब भी एंटरटेन नहीं होगा जब आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल ही नहीं किया है. देयर बीइंग नो रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड इन द सूट, द काउंटर क्लेम was obviously not set up in the written statement within the meaning of Rule 6A. There is no question of such counterclaim being introduced by the way of amendment. क्योंकि amendment तो आप written statement का ही करेंगे ना. जब written statement आपने फाइल ही नहीं किया तो counter claim कैसे आ गया उसमें? And what will you amend? You have to amend something that you have already filed. जब आपने कुछ फाइल ही नहीं किया है या आपने कुछ दिया ही नहीं है कोर्ट को, तो उसको अमेंड आप किस चीज़ को करना चाह रहे हैं? ये सारे क्वेश्चंस इस केस में उठे थे, उन्हीं को आंसर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट. आपके लिए बस ये पोजीशन ऑफ लॉ जानना एसेंशियल है एट दिस स्टेज. सिमिलरली व्हेन द रिटन स्टेटमेंट हैज नॉट बीन फाइल्ड, देन द नो क्वेश्चन ऑफ काउंटर क्लेम वुड अराइज बाय द वे ऑफ सब्सिक्वेंट प्लीडिंग एज देयर इज नो प्रीवियस प्लीडिंग ऑन रिकॉर्ड. ठीक है. In the present case, defendant having failed to file any written statement and also have forfeited his right to file the same, the trial court was fully justified in not entertaining the counterclaim filed by the defendant. ठीक है. So this is the position of law with relation to counterclaim. अब आपका जो जितना भी written statement का पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है. अब मेरी एक बात पे जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी जजमेंट्स और जो मैंने रूल्स और कंसिडरेशन आपको बताए, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर यू. ठीक है. तो काउंटर क्लेम के कंटेक्स्ट में उनको एक बार अच्छे से पढ़िएगा और जो पोजीशन ऑफ लॉ है अपने शब्दों में समराइज कर दीजिएगा. देखिए मैं तो आपको समझाने के लिए ज़्यादा बताता हूँ, लेकिन आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं. ठीक है. एक बार आप समझ लें तो आप पॉइंट ऑफ लॉ को समराइज कर सकते हैं. जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है वैसे आप भी करना सीखिए. ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस होती है. यू हैव टू आंसर अ लॉ पॉइंट प्रिसाइसली. आपको एक्सप्लेन नहीं करना होगा जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जाम में. ठीक है. कहीं कहीं जहाँ पूछा गया है वहाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर जहाँ नहीं पूछा गया यू हैव टू राइट इट प्रिसाइसली. और आर्ग्यूमेंट भी काफ़ी प्रिसाइज होने चाहिए आपके, अगर आप प्रैक्टिस के लिए लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं. तो आपको एक पोजीशन ऑफ लॉ पता चल गई कि आउटर लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ द काउंटर क्लेम इज पेग्ड टिल इश्यूज आर फ्रेम्ड. अब जो भी जजमेंट्स थे जिन्होंने इशू फ्रेमिंग के बाद भी काउंटर क्लेम फाइल करने का अलाउंस दिया था, वो जजमेंट्स का जो ऑब्जर्वेशन है इट्स कन्फाइंड टू द फैक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, क्योंकि उस केस में प्रेजुडिस नहीं हो रही थी. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको एक केस बताया विजय प्रकाश जैरथ वर्सेस तेज प्रकाश जैरथ का. 2016 में ये रिपोर्ट हुआ था एसएससी में, एससीसी में, सुप्रीम कोर्ट केसेस में. वहाँ पे 2.5 साल बाद आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कोर्ट स्टिल अलाउड फाइलिंग ऑफ काउंटर क्लेम, क्योंकि कोर्ट ने नोटिस किया दैट एविडेंस वाज स्टिल पेंडिंग एंड नो प्रेजुडिस वुड बी कॉज्ड टू द प्लेंटिफ. तो मतलब ऐसे भी जजमेंट्स हैं, लेकिन यूनानिमस व्यू सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि ऐसे जितने भी जजमेंट्स हैं दे आर कन्फाइंड टू द फैक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर केस. दे आर नॉट लेइंग डाउन द जनरल लॉ टू बी अप्लाइड जनरली ऑन ऑल केसेस. तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल्स आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इशू फ्रेम होने के बाद यू डू नॉट टेक काउंटर क्लेम ऑन रिकॉर्ड एज अ जज. ठीक है. ध्यान रखिएगा. You cannot, if you are defendant, you cannot file counter claim after framing of issues and under no circumstances after the trial has commenced. ठीक है. जब issues पे hearing शुरू हो जाती है trial has commenced. Framing of issues के बाद trial commences. So you should be very clear about these points. देखिए रमेश चंद अर्धवादित्य वर्सेस अनिल पंजवानी इज अ लोकस क्लासिकस. रीड दैट. मैंने आपको दे दिया स्टडी नोट्स में. ये जो आपका जो जजमेंट है अशोक कुमार कालरा वर्सेस विंग कमांडर सुरेंद्र अग्निहोत्री, उसके जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर वेरी एसेंशियल, क्योंकि वहाँ पे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली देख के सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द लॉ. और ये जो लॉ है यू शुड कोट, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो लेटेस्ट केसेस भी देखते हैं. यू शुड हैव अ लुक एट लेटेस्ट केसेस, जिससे आपको पता चले कि लॉ काम कैसे कर रहा है. ठीक है. बट अगेन द लेटेस्ट केसेस आर गुड ओनली if they take into account all the previous decisions that have been rendered by the Supreme Court and categorically and expressly lay down a law. ठीक है. जैसा कि उस केस में हुआ है. दैट इज व्हाई आई गिव यू दैट जजमेंट. आपको यही जजमेंट रेफर करने की जरूरत है, इसके बाहर जाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है. लॉ पॉइंट इस बात पे कंप्लीट है आपका. ठीक है. तो आपका काउंटर क्लेम हो गया, आपका प्लेंट हो गया, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स हो गई,
all of this is done. So that is it for today. I will see you tomorrow now. Okay? Tomorrow we will be dealing with other topics in CPC.